Hello and welcome to your channel for creative studies. Today we will be doing the review of the last sample paper that we have, or the guest papers that we have for language through literature course, that is of Begla 137. So I have already told that this is a 6 credit code and this is of 100 marks paper which is of duration of 3 hours. तो हम लोग देखते हैं डिस्कस रेपिटेशन एज अ रेटोरिकल डिवाइस. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ रेपिटेशन क्या होता है. जैसे पॉली पुट द केटल ऑन, पॉली पुट द केटल ऑन, पॉली पुट द केटल ऑन, वी ऑल हा हा टी. ठीक है, ये वाला आपका जो है एक रिदमिक पैटर्न है और ये नर्सरी राइम्स में हम लोग पढ़ते थे कि बहुत सारा वर्ड्स जो है रिपीट करता है. तो रेपिटेशन के बारे में ये एक चीज़ होता है. फिर जैसे यहाँ पर गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए. और फिर से हम लोग ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो जहाँ आपको एक्सप्लेन करना होगा मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टाइल. अब स्टाइल हम लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर राइटर का कैसे करके वो लिखता है, चाहे वो कोई एज का हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस का हो, तो उसके बारे में एक जॉनरा को डिफाइन करता है. जैसे प्योरिटी, क्लैरिटी, ऑर्नामेंट, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है. तो स्टाइल क्या है, ये आपका क्वेश्चन आया था डेकोरम बोल के. दिसंबर टर्म एंड का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, उसमें डेकोरम करके एक क्वेश्चन था. तो डेकोरम का क्या है ये आप देख लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेकोरम रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अप्रोप्रिएटनेस. मतलब डेकोरम का मतलब यही है कि अप्रोप्रिएटनेस का जो क्वालिटी है उसको रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर टोन ऑफ वॉइस और जेस्चर्स, नॉट टू स्पीक ऑफ द वर्ड्स, ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, और फिट एन ओकेशन एंड द पर्सन वी आर टॉकिंग टू. तो कौन सा ओकेशन में क्या बोलना है, इसको डेकोरम बोला जाता है. कि डेकोरम जो हम लोग छोटे से हम लोग जानते थे कि कहाँ पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है. ठीक है, एक डेकोरम होता है, जैसे स्कूल का एक डेकोरम होता है. ठीक है, कॉलेज का एक डेकोरम होता है, ऑफिस का एक डेकोरम होता है कि ये जगह में ऐसा बिहेव करना है, ये ऐसा कुछ करना है. तो आप ये चीज़ को समझ के खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. मेन आपका ये सब हेडिंग और जो डायग्राम था वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला. तो ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको ड्राइंग करके भी या उसको स्केच करके भी ऐसे करके चार्ट के हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टाइल, डेकोरम, क्लैरिटी, प्योरिटी, ऑर्नामेंट. ठीक है, प्योरिटी क्या है, रेफर्स टू द लैंग्वेज, द लैंग्वेज रेफर ऑफ डिस्कोर्स शुड बी करेक्ट. तो क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी तो पहले आपका होता है कि आप कोई भी चीज़ को एम्बिगुअस ना करें, पूरा एकदम एकदम निष्पक्ष वे में आप उसको पेश करें. ठीक है, और प्योरिटी क्या है, रेफर्स टू द लैंग्वेज, मतलब कोई भी चीज़ में आप करेक्ट वे में आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ में लिख रहे हैं तो उसका ग्रामर यूजेज सही होना चाहिए. और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब डेकोरेशन टाइप का है, जैसे रेटोरिक्स यूज़ किया जाता है वैसे ही ऑर्नामेंट बहुत अच्छे से आपका फिगर ऑफ स्पीच ये सब चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड. तो यहाँ पर एक सैम्पल दिया गया है, आप ये सैम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, एक पैसेज का ये है. तो ये हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये एक सैम्पल है. ठीक है, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, और इसमें आपका कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस है. व्हाट वाज द स्ट्रेंज न्यूज़. ठीक है, वेयर डू यू फाइंड ओवर स्टेटमेंट इन दिस पैसेज. ओवर स्टेटमेंट क्या है ये चीज़ में ये एक बताया गया है. ठीक है, ये एक जस्ट पैसेज है, इसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. आपको कोई भी पैसेज प्रोज का या पोएट्री का दे दिया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया गया था. यहाँ पर क्या क्या चीज़ किया जा रहा है, जैसे रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड कंपैरिजंस. ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए. प्रोज भी आ सकता है, पोएट्री भी आ सकता है. अब यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंबल, एलिगरी, सिंबल और इमेजरी. तो एलिगरी क्या है, एलिगरी इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन. ठीक है, कोई भी एलिगरी एक स्टोरी या डिस्क्रिप्शन को बोला जाता है एलिगरी. ठीक है, इन विच द पर्सन्स, द प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट्स और द इवेंट्स हैव मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग्स. मतलब लिटरल मीनिंग से भी ज़्यादा उसका मीनिंग होता है, तो इसको एलिगरी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है. और ये याद रखिएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से देखिएगा. ठीक है, सिंबल क्या है, सिंबल कैन बी अ साइन, मार्क, ये भी क्वेश्चन आया था. ठीक है, एलिगरी, सिंबल, इमेजरी, ये सब क्वेश्चन आया था दिसंबर टर्म एंड पेपर में, इसीलिए मैं ये चीज़ को फिर से दिखा रहा हूँ. सिंबल कैन बी अ साइन, अ मार्क, अ वर्ड
ऑब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिकल सिंबल हुआ, साइंटिफिक सिंबल हुआ, ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फ्लैग का सिंबल हो सकता है। इमेजरी क्या है? इमेजरी में बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंस एक्सपीरियंस टू द लैंग्वेज, मतलब इमेज कोई भी चीज़ का इमेज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर द राइटर क्रिएट्स इमेजेस बाय यूजिंग विविड सेंसरी डिटेल्स एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ ईजी टू सी द इमेजरीज यूजेज कलरफुल वर्ड्स विद स्पेसिफिक मीनिंग्स टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, मतलब इमेजरी के हिसाब से ही कोई इमेज क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। द डॉग मेड अ नॉइज़, तो जब भी आप ऐसा टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो आ जा रहा है कि एक पिक्चर आ जा रहा है कि एक डॉग है जो एक नॉइज़ कर रहा है, ठीक है। डज नॉट गिव द रीडर अ वेरी clear picture, but the sentence, the panting struggling German shepherd whimpered in his agony, ठीक है। जब डॉग मेड अ नॉइज़ अगर आप देखिएगा तो आप अगर विजुअलाइज कीजिएगा तो वो उतना अच्छे से नहीं आपको विजुअलाइज होगा, बट अगर आप इमेजरी यूज़ करते हैं, द पैंटिंग स्ट्रगलिंग, जो आपका सपोज पकड़ लीजिए कि कोई इंजर्ड डॉग है, जर्मन शेपर्ड, ठीक है, वो पेन में तड़प रहा है, तो आप उसका इमेज पकड़ रहे हैं कि दिमाग में आपका आ जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है। इसीलिए इमेज का जो यूजेज ऑफ वर्ड्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश में, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डोकी, मेटोनिमी एंड पर्सोनिफिकेशन। सिमिली तो आप लोग जानते हैं कि एज और लाइक होगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एज और लाइक का है यहाँ पर दे दिया गया है। मेटाफर आपका विदाउट एज और लाइक का है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है वो। और सिमिली आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। द वर्ड एक्सप्लिसिट कंपैरिजन और इम्प्लिसिट कंपैरिजन, ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा कि मेटाफर कौन सा में से मेटाफर और सिमिली में से कौन सा इम्प्लिसिट कंपैरिजन है और कौन सा एक्सप्लिसिट कंपैरिजन है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा मेरे को, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर के लिए। तो कौन सा इम्प्लिसिट है और कौन सा एक्सप्लिसिट है ये बताइएगा। एक्सटेंडेड मेटाफर, अब एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, यहाँ पर आप अगर देखिएगा मेटाफर के बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है और मेटाफर के बाद यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफर दिया गया है। एक्सटेंडेड मेटाफर वो होता है जब आप कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को, मतलब एक दो लाइन नहीं, पूरा पैराग्राफ को एक्सटेंड करते हैं तो उसको एक्सटेंडेड मेटाफर बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। मिक्स मेटाफर क्या है, जैसे ओकेशनली अ राइटर कंबाइंस टू मेटाफर्स विच डू नॉट नॉर्मली गो टुगेदर, दिस इज़ कॉल्ड अ मिक्स मेटाफर। जैसे कोई भी चीज़ का ऑपोजिट अगर कुछ मीनिंग्स हुआ तो उसको मिक्स मेटाफर बोला जाता है, जो कि नॉर्मली एक साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। सिनेक्डोकी क्या है, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और द होल टू अ पार्ट, ठीक है। हैज़ माइक गॉट व्हील्स, जैसे हैज़ माइक गॉट व्हील्स मीनिंग अ कार, अ मोटरसाइकिल और अ बाइसाइकिल, ठीक है। लुक एट द स्कर्ट, मतलब मीनिंग ऑफ अ वुमेन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को, होल पार्ट को वो सिग्निफाई करता है, तो आप ऐसे करके इसको एग्जाम्पल के साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो पूछेगा भी एग्ज़ाम के टाइम में। अब आपका सिनेक्डोकी और मेटोनमी में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप देखिए मेटोनमी क्या है, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और एडजंक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट। तो जैसे आई इन्जॉय रीडिंग शेक्सपियर हिज प्लेज, अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, द किंग, ठीक है। वो क्या था, एक पर्टिकुलर अ पार्ट ऑफ अ होल था, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और द होल टू अ पार्ट, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ का पूरा या उसका पूरा का पार्ट, उसके बारे में ये बोला जा रहा था सिनेक्डोकी। और मेटोनमी क्या है, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और एडजंक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ द थिंग मेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे आई इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर, ये आपका एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा तो इसका और अच्छे से समझ में आएगा। आप शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हो, आप उसके बुक्स को पढ़ते हो। अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, ठीक है। फिर प्लीज स्क्रीन द ब्रास, ठीक है, थिंग्स मेड ऑफ ब्रास, ठीक है। जैसे अ मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, अब मिनिस्टर ऑफ द क्राउन, क्राउन का मतलब ही किंग समझाया जाता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इज द गिविंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और फीलिंग्स टू इनएनिमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट और क्वालिटीज। In personification, as in metaphor, a comparison is implied. The purpose of personification, like that of metaphor, is to make description vivid. ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको जब आप विविड वे में आप एक्सप्लेन करते हो, तो जैसे बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, वाई दोस्ट दाउ दस, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, ठीक है। तो ये एक चीज़ को समझाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखिएगा सॉसी पेडांटिक रेच, ठीक है, ये चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया
पर्सोनिफिकेशन, टू पर्सोनिफाई। अगर आप देखिएगा नॉन लिविंग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या पावर फीलिंग्स को आपको पर्सोनिफिकेशन में दिया रहा है। जब आप कर रहे हो ऐसा टाइप का डेफिनेशन कर रहे हो फिगर ऑफ स्पीच का, मेन जो चीज़ है उसको इधर आप अंडरलाइन कर लो, नहीं तो आप छोटा छोटा करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन मतलब टू पर्सोनिफाई, ब्रैकेट में आप लिखना आपकी याद करने के लिए ताकि आप भूलो मत। तो उसके बाद आप लिख सकते हो denotes human characteristics, powers of feelings to inanimate और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसे करके छोटा छोटा करके करो और एक दो एग्जाम्पल करके उसको याद करो ताकि आप ये चीज़ को कम टाइम में आप उसको रीड कर पाओ। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप उसको एग्जाम्पल के हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हो। आप पढ़ते पढ़ते 2-3 बार उसको रीड करो और फिर उसको 1-2 बार जो की पॉइंट्स है उसको लिख के रखो, उसमें आपका बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंपाउंड्स क्या है, जैसे नाउन कंपाउंड्स हुआ। ठीक है, ये आप देखिए जैसे वर्ब के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर एडजेक्टिव कंपाउंड्स हुआ, यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिया गया है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव वर्ब कंपाउंड्स। फिर एडवर्ब कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपका कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। उसके बाद हम लोग गेस्ट पेपर 2 में आते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपाउंड। जैसे वहाँ पर कंपाउंड्स था, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और ये गेस्ट पेपर 2 है, तो कंपाउंड्स का फिर से वही एक टाइप का क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, फिर से ये कंपाउंड्स है। तो कंपाउंड इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लास्ट सेशन में नहीं आया था, फिर भी आप ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सैम्पल पेपर का मतलब ही ये है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस का पैटर्न मिलता है और हम लोग ये सैम्पल पेपर एनालिसिस से पहले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ये एक आइडिया मिल जाएगा, स्पेशली डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। देखिए बेगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर है, तो यहाँ पर 3 सेक्शन होता है। बेसिकली आप अगर पार्ट को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका वो पोएट्री या उसको कैसे करके आप एनालाइज करते हैं। दूसरा होता है आपका ग्रामर, जहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, ये एंड दी, ये सब चीज़ के ऊपर में है। और तीसरा आपका अगर देखिएगा तो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर में है। तो अगर आप पेपर को अच्छे से एनालाइज जब हम लोग करेंगे तो हम लोग वो चीज़ को समझ पाएंगे। तो ऐसे करके आप ब्रेक करना सीखो। ये पेपर बहुत स्कोरिंग है और अगर आप थोड़ा सा अगर फिगर ऑफ स्पीच अगर आप कर लिए तो बहुत आपका अच्छा होगा। व्हाट इज़ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड एक सिंगल वर्ड मेड अप ऑफ 2, मतलब 2 स्मॉलर वर्ड्स का जो है उसका कंपाउंड है। मैंने इसके रिलेटेड आई थिंक सो वो एक फ़ाइल भी दिया था, ये आपका जो BEGG 172 में भी है, कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड्स ईजी चीज़ ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वर्ड्स का जो है 2 जो कंपाउंड है, जैसे फ्रेजल वर्ब्स का हुआ या कंपाउंड्स हुआ या आर ऑल्सो इडियम्स, तो 2 वर्ड्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा। जैसे ब्लैक बर्ड, ठीक है, ब्लैक और बर्ड, तो 2 चीज़ को एक करके बताया जा रहा है। जैसे डार्क रूम वर्सेस अ डार्क रूम, तो ये 2 चीज़ को तोड़ के आप एक वर्ड बना रहे हो तो उसको कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, और एक फ्रेज होने से एक अलग है, एक कंपाउंड होने से एक अलग है। ठीक है, जैसे कंपाउंड हुआ आपका ब्लैक बर्ड जिसमें स्पेस नहीं रहेगा, अगर वो फ्रेज हुआ तो ब्लैक और बर्ड दोनों आपका गैप रहेगा। एक वाइट हाउस का मतलब एक घर, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर घर है। ठीक है, कंपाउंड मतलब एक पर्टिकुलर घर है, यहाँ पर दोनों में स्पेस है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ये एक वाइट हाउस, जैसे ब्रिटेन का जैसे वाइट हाउस है इसीलिए कैपिटल दिया गया है, तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर कैसे करके ये कंपाउंड हुआ। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को ये सिग्निफाई कर रहा है, वाइट हाउस ऑफ ब्रिटेन जैसे वैसा था। ठीक है, और वाइट हाउस मतलब कोई भी वाइट हाउस जो स्मॉल लेटर्स में है, जो फ्रेज में है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको समझना है। अब आते हैं व्हाट आर एडवर्ब पार्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस डिस्कस। तो ये चीज़ बहुत इजी है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ये आप देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे तो वो भी वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो आपका है ये आप स्क्रीनशॉट लेके जस्ट इसको रीड कीजिए। ये सैम्पल पेपर टाइप का है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे एज स्टेटेड अबव प्रीपोजिशंस आर ऑल्सो पार्टिकल्स, एडवर्ब में है द सन इज अबव द होराइजन। ठीक है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल्स दिया गया है कुछ, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड आपका पैसेज कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आ सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन। अब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दे विल लीव आफ्टर लंच,
ठीक है, और दे विल लीव आफ्टर दे हैव ईटन। तो आफ्टर एक कंजंक्शन है और आफ्टर एक प्रिपोजिशन है, तो आप कैसे करके यूज़ करते हो ये एक चीज़ है। जैसे आई मेट हिम द डे बिफोर योर अराइवल, तो ये एक प्रिपोजिशन है। अगर आप ये अंडरलाइन वाले ग्रामर सेक्शन में जाइएगा तो ऐसा टाइप का आ सकता है। फिर आई मेट हिम द डे बिफोर यू अराइव्ड, तो ये अब देखिए कैसे करके ये प्रिपोजिशन और कंजंक्शन में दोनों ही वर्ड्स को कैसे करके यूज़ किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे सम वर्ड्स बिलोंगिंग टू क्लास 2 आर, जैसे क्लास 2 वर्ड, क्लास 1 वर्ड्स है, क्लास 2 वर्ड्स है, जैसे अबव, अक्रॉस, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, डाउन, इन, ऑन, ओवर, दैन, अंडर एंड विदाउट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स, ये हम लोग एक लास्ट जो प्रीवियस जो था मैंने बताया था कि इसके ही साथ एक वीडियो जो हम लोग करेंगे, तो ऑक्सिलरीज़ का हम लोग एक पैसेज कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी किए थे लास्ट जो हम लोग पेपर डिस्कस किए थे, तो उसके रिलेटेड ही ये कंटिन्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ऑट टू हैव, ऑट, ये सब चीज़ के ऊपर में है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई हैव सम न्यू क्लोथ्स, आई ऑट टू हैव सम न्यू क्लोथ्स। ठीक है, डिस्कस अबाउट 4 डिस्टिंक्शंस रिलेवेंट टू द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स, जैसे काउंट नाउन्स और मास नाउन्स। काउंट नाउन्स क्या है, जैसे काउंट का कॉमन नाउन्स। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सारे नाउन्स है उसके बारे में एग्जाम्पल्स दिया गया है। अब काउंट नाउन्स क्या होता है, नाउन्स का डिफरेंट प्रकार होता है, जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ही 2 पार्ट होता है, काउंट और मास। तो इन योर स्कूल ईयर्स यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन्स ये सब। प्रॉपर नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन्स, कॉमन काउंट नाउन्स और कॉमन मास नाउन्स। अब अगर आप देखिएगा जैसे यहाँ पर चेयर, बुक, कंट्री, फ्लैग आर सच जो है नाउन्स, जो कि आपका इंडिविजुअल आइटम्स को बताया जाता है, जो कि काउंट किया जाता है, चेयर, बुक, कंट्री, फ्लैग, ये सब को। और आपका कॉमन मास नाउन्स मतलब कोई चीज़ को आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अनलाइक सिंगुलर नाउन, जैसे वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मास नाउन हुआ, वाटर हुआ। ठीक है, फिर क्लॉथ हुआ, ब्रेड हुआ, गोल्ड हुआ। ठीक है, एंगर, पैशन, हेट, लव, ये सब चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मास नाउन्स हुआ। अब और देखते हैं, आप ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके, वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है आपको जस्ट एक सैम्पल दिखाना, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ के बारे में हम लोग स्पेशली डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चंस में ये वीडियो से आपको समझा रहा हूँ कि कैसा टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो मेन मेरा पर्पज़ यही है कि आप सैम्पल पेपर से देखिए कैसा टाइप का डेफिनेशन टाइप का आता है। ठीक है, गेस पेपर 3 क्या है, डिटर्मिनर्स क्या है, डिटर्मिनर्स और नाउन, डिटर्मिनर आर मार्किंग अ नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, we said above that an article is a determiner of is a word which marks a noun। ठीक है, मार्किंग अ नाउन का को ही बोला जाता है डिटर्मिनर। जैसे फॉलोइंग नाउन्स ऑकर विदाउट एनी आर्टिकल और अदर डिटर्मिनर, जैसे कॉर्न, वुमेन, सपर, डिनर, रेन, कॉइन्स, पीसेस, ये सब चीज़ के लिए है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन यूज़, तो जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस और ये सब चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन यूज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोज क्लास मेंबरशिप, जैसे आपका 25 to 30 प्रोनाउंस होता है, एज वेल एज वी स्टेटेड अर्लियर स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर उसको सर्च करके देखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स बुक में आपको सर्च करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है। लेक्सिकल वर्ड्स, ये सब चीज़ का आपको देखना है, स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स और उसका आपको देखना है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स या स्ट्रक्चरल वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स इज़ दैट दे ऑलवेज ऑकर विथ कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, बिलोंगिंग टू द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, वर्ब्स एसेट्रा, ये सब चीज़ का है। जस्ट एज कंटेंट वर्ड्स बाई देमसेल्व्स कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड वर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो एक स्ट्रक्चरल मेकर्स या स्ट्रक्चर देता है सेंटेंस को, जैसे बोले स्ट्रक्चरल मार्कर्स, ये चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है,
तो ये आप स्ट्रक्चर और कंटेंट वर्ड ज़रूर देख लीजिएगा। फिर से एक पैराग्राफ आ रहा है, तो पैराग्राफ आप देख लीजिए। पैराग्राफ में जैसे एक पोइट्री भी आ सकता है और प्रोज या पैराग्राफ के बारे में बताया जा सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंगेज्ड इन पैराग्राफ 1। अब एंगेज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑन द कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका मीनिंग है ये बताया जा रहा है। क्वेस्ट और डिस्कवरी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अगर पैसेज दिया जाए या पैराग्राफ दिया जाए तो मीनिंग्स भी आपको पूछ सकता है, जैसे हम लोग लास्ट इसमें किए। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द टू गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस। जैसे ले कॉर्बिजियर अ फ्रेंच मैन वॉज द डैश आर्किटेक्ट ऑफ डैश चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बाद ये वाला आपका है, यहाँ पर इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर्स भी दिया गया है। देखिए आर्किटेक्ट है इसका राइट आंसर, और वहाँ पर आंसर दे दिया गया है। जैसे प्रे हुआ, स्पीशीज़ हुआ, इसको आप पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो मेरे को जहाँ एक्सप्लेन करना होगा मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आप लोग इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि और भी वीडियोज़ आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं पेपर एनालिसिस के टाइम में मैं ये समझा दूंगा। ठीक है, ये कवर्ड और वार्डरोब का जो है इसके बारे में बताया गया है। ऑब्जेक्ट इन कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स के बारे में बताया गया है। प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है नहीं है ये देख लीजिएगा कॉन्क्रीट नाउन्स के अंदर में। In the following sentences, the italicized words are used in extended sense. State whether the extension is from living to non-living, personification और vice versa। तो यहाँ पर बताया जा रहा है he is a budding poet। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। तो एक्सटेंशन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग या नॉन लिविंग टू एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर कुछ चीज़ को आपको क्लासीफाई करना है। ठीक है, जैसे आप देखिए फिर से लिविंग टू नॉन लिविंग, फिर लिविंग टू नॉन लिविंग, पर्सोनिफिकेशन, लिविंग टू नॉन लिविंग। तो ये था आपका वीडियो। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए कि कुछ क्वेश्चंस का सेकंड सेट था ये स्पेसिमेन पेपर का या गेस्ट पेपर का। तो यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस सीरीज़ का लास्ट जो होगा वो बेगला 137 का पेपर एनालिसिस रहेगा, जो दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम में आया था। थैंक यू सो मच and have a nice day. Take care.